गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 2 जो हम कर रहे थे उसका लेक्चर 5 करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो भारत की जो भू आकृतियाँ थी उसका जो चौथा पार्ट है भारतीय मरुस्थल। लास्ट लेक्चर में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कर लिया था। आज हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर मैं मरुस्थल की बात करूं तो कहाँ पे, जैसे आपको राजस्थान का पता है, राजस्थान में है। अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर अनेक टीले और बरखान है। और टीलों का जिक्र जैसे मैंने आपको बताया था कि रेत के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। बरखान क्या होते हैं? आधे चंद्रमा के आकार के जो टीले, जैसे इस प्रकार से जो टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम, यानी कि मिलीमीटर में मैंने आपको बताया, यानी कि 15 सेंटीमीटर भी आप इसको बोलेंगे तो सही रहेगा, 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह एक शुष्क और वनस्पति विहीन क्षेत्र है। इसी कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्षा कम है तो क्या है? ये एक शुष्क क्षेत्र, यहाँ पर वनस्पति है वो बहुत ही कम पाई जाती है या फिर न के बराबर पाई जाती है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। अब एक बात कहेगी कि मेसोजोइक काल में यहाँ पर क्या था? समुद्र था। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए दो बातें हम देख सकते हैं। वो क्या क्या थी? आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाण। आकल जो स्थान है वहां पर क्या पाए गए थे? काष्ठ जीवाश्म, यानी कि लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष। जीवाश्म पार्क में जो अवशेष पाए गए थे वो कितने साल पुराने थे? 18 करोड़ साल पुराने थे। इससे भी पता लगता है। और दूसरा है बर्मासर के आसपास पाए जाने वाले समुद्री निक्षेप, यानी कि निक्षेप। अब तो इस समय पर तो कोई समुद्र यहाँ पर है नहीं, लेकिन बर्मासर में क्या पाया गया? यहाँ पर समुद्री निक्षेप पाए गए, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पहले के समय में मेसोजोइक काल में क्या था? समुद्र यहाँ पर स्थित था। यहाँ की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीप पठार का विस्तार है। अगर देखें यहाँ की चट्टानी संरचना को तो प्रायद्वीप पठार से मिलती जुलती है वो, लेकिन अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृति भौतिक अपक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित है। अब एक बार समझे कि भौतिक अपक्षय क्या होता है? तापमान अधिक होने के कारण जो भी टूट फूट चट्टान के अंदर होती है उसको कहते हैं भौतिक अपक्षय। और पवन क्रिया, अब हवाएं चलती हैं तो उससे भी क्या होता है? यहाँ की जो स्थलाकृति है उसमें परिवर्तन आ गया, उसमें बदलाव आ गया है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ की चट्टानी संरचना किससे मैच करती है? प्रायद्वीपीय पठार से मिलती जुलती। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां, यानी कि जो आकृतियां यहाँ पर हम देखते हैं वो क्या क्या है? रेतीले टीले। अब आप जैसे राजस्थान की बात करें तो आपको आपके दिमाग में ये चीज आती है कि वहां पर दूर दूर तक रेत के टीले जैसे नजर हमें आते हैं। रेतीले टीले हैं, छत्रक चट्टाने हैं, जो हवा के अपर्दन से जो चट्टाने बनते हैं, जैसे इस प्रकार की जो चट्टाने, कटी फटी जो चट्टाने, उनको छत्रक चट्टाने बोलते हैं। मरुद्यान ओएसिस जिनको कहते हैं, दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं? मरुस्थल में जो छोटे छोटे पानी के जो स्रोत दूर दूर तक दिखते हैं उनको मरुद्यान हम कहते हैं। ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। सिंध जो पाकिस्तान की ओर है, पाकिस्तान की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग सिंध, ये पाकिस्तान के साथ जो लगता है वो हमारे क्षेत्र। और दूसरा है कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिण भाग जो गुजरात के साथ लगता है। एक बार मैप पे भी आप इनको देख लें कि जो हमारा राजस्थान का जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है? ये है भारतीय मरुस्थल। यहाँ पे हमारा अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत के ये उत्तर में उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजस्थान के साथ लगता तो इसको सिंध का क्षेत्र कहते हैं, सिंध का मरुस्थल कहते हैं। और इधर आपका जो दक्षिणी भाग इसका जाता है वो हमारा दूसरा भाग है। इसके बाद यहाँ की अधिकतर जो नदियां हैं वो क्या है? अल्पकालिक नदियों की बात करें तो अल्पकालिक है, कम समय में बहती है। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में लूनी नदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। यहाँ वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होने के कारण कुछ दूरी तय करने के बाद नदियां लुप्त हो जाती हैं। अब आप देखेंगे कि अल्पकालिक क्यों बोला मैंने इनको? क्योंकि एक तो वर्षा कम होती है, नदियों में पानी कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। दूसरा जो वाष्पीकरण की दर है, जो भाप बनने की जो क्रिया पानी की, वो भी बहुत तेज है, क्योंकि यहाँ पर तापमान ज्यादा है, धूप ज्यादा यहाँ पर जैसे निकलती है। तो इसके कारण नदियां क्या होती है? कुछ दूरी पर चलने के बाद लुप्त हो जाती हैं, वो दिखाई नहीं देती। इसे अपवाह को अंतःस्थलीय अपवाह भी कहा जाता है, यानी कि जो दिखाई ना दे धरातल के अंदर, जो लुप्त हो जाए, अंतःस्थलीय अपवाह। कौन सा अपवाह? अंतःस्थलीय अपवाह भी कहा जाता है। जहां नदियां झील या पलाया में मिल जाती हैं, एक इस प्रकार की झील बोलते हैं, झील बनाती है, जिसको पलाया यहाँ पर कहा जाता है। पलाया झीलों का जल कैसा होता है? खारा होता है। ये था हमारा भारतीय मरुस्थल। और मैप में जैसे आपने इसको देख लिया तो इसी प्रकार से आपको दो भागों में बांट के इसको मैप के अंदर भी भरना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारे जो तटीय मैदान है। वो पांचवा जो हमारा भाग है भारत का जो आकृति है वो है तटीय मैदान।
भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर करा उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कितनी है, 6100 किलोमीटर। सिर्फ ये स्थलीय सीमा की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को नहीं लिया है। स्थिति और सक्रिय भूआकृति प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है। अब इस तटीय मैदान को भी कितने भागों में बांट लेंगे, 2 भागों में, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो इस प्रकार से भी आ जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषताएं बताएं, या फिर पूर्वी तटीय मैदान की विशेषताएं बताएं। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। मैप में अगर आप इसको एक बार देखते हुए चले तो ये जो हमारा गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो नीचे हमारा जो कन्याकुमारी और इधर केरल का जो क्षेत्र है, यहाँ तक हमारा कौन सा तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान। और इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हमारा कौन सा तटीय मैदान है, ये हमारा है पूर्वी तटीय मैदान। अब एक बार हम पहले पश्चिमी तटीय मैदान को कर लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार का है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच स्थिति है एक लंबा संकरा मैदानी प्रदेश है। कहां से शुरू होता है ये अरब सागर में, ये तो आपको पता है, जो हमारा पश्चिमी भाग वहां पर अरब सागर है, इसके बीच और पश्चिमी घाट के बीच एक लंबा संकरा मैदानी प्रदेश है। इसके उत्तर में खंभात की खाड़ी और दक्षिण में कुमारी अंतरीप है। अब खंभात की खाड़ी, सभी बच्चों को पता ये है, खंभात की खाड़ी, उत्तर में खंभात की खाड़ी और यहाँ पे कुमारी अंतरीप स्थित है, लास्ट में जाके दक्षिण में जाके। यहाँ की प्रमुख बंदरगाह कांडला, मुंबई, नवासेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है, मारमा गोवा, मैंगलोर और कोचीन है। जैसे आप देखते हुए चलेंगे तो ऊपर से अगर चलें तो कोचीन जैसे हमारी होगी गुजरात में, मुंबई और नवासेवा मारमा गोवा होगी महाराष्ट्र के अंदर, इसके बाद गोवा में होगी हमारी जो मारमा गोवा है वो। नेक्स्ट कर्नाटक में जैसे मैंगलोर और केरल में कोची। तो ये क्या थी, प्रमुख बंदरगाह इस क्षेत्र की थी। इसके निम्न भाग हैं। अब इसको क्षेत्र को देखें तो इसको तट के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है गुजरात का कच्छ और काठियावाड़, जिसको क्या कहते हैं, सौराष्ट्र भी जिसको कहा जाता है, गुजरात का कच्छ और काठियावाड़। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, और कर्नाटक तथा केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। ये तट हमारा बहुत महत्वपूर्ण, आगे भी इसमें से प्रश्न जैसे हमारे आएंगे। तो इधर अगर आप मैप में देखें तो यहाँ से लेकर हमारा जो क्षेत्र है गुजरात का, इसको हम सौराष्ट्र भी बोलते हैं, इसको काठियावाड़ और कच्छ, इतने को कच्छ क्षेत्र और अगले को काठियावाड़ और पूरे को सौराष्ट्र भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के से लेकर गोवा तक का कोंकण, और गोवा का जैसे अकेला बोला जाता है गोवा का तट, और नेक्स्ट आता है कर्नाटक से लेकर और केरल का जो तट है उसको कहा जाता है मालाबार तट। यहाँ पर सबसे पहले भारत में जैसे मानसूनी पवन है वो एंटर करते हैं, मानसूनी वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ की प्रमुख नदियों की। यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगर आप फर्स्ट जो लेसन है वो उसमें देखेंगे तो उसमें भी इस चीज का जिक्र आया था कि हमारी जो पश्चिम भारत की नदियां वो डेल्टा नहीं बनाती। इसका कारण मैंने आपको बताया भी था कि ये जो क्षेत्र है कटा फटा है और इसकी ऊंचाई ज्यादा है इस तटीय मैदान की तट की, तो इसीलिए नदियां सीधी समुद्र में गिरती है और अपना अवसाद है वो जमा नहीं करती, उसको फैला देती हैं। तो यहाँ की नदियां हैं नर्मदा, तापी और पेरियार। नर्मदा तापी जैसे ऊपर हमारे गुजरात महाराष्ट्र के अंदर है नर्मदा और तापी, और इसके बाद अगर पेरियार की बात करूँ तो केरला के अंदर ये हमारी पेरियार नदी है। मालाबार तट पर विशेष प्रकार की स्थलाकृति कयाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कयाल। ध्यान दें इसको, कौन सी स्थला करती है, कयाल। यहाँ जहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं और पर्यटक स्थल भी बनते हैं। ये काफी सुंदर आकर्षक स्थल होते हैं जहाँ पर लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। केरल में प्रतिवर्ष ट्रॉफी वलाम काली, कौन सी, ट्रॉफी वलाम काली, यानी कि इसको अगर हम अपनी भाषा में कहें तो नौका दौड़ होती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी नौकाओं में लोग दौड़ करते हैं या फिर नौका चलाते हैं। तो ये नौका दौड़ प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है। इसके बाद आप इसको मैप में अगर करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, आप जैसे यहाँ गुजरात से लेकर केरला तक इसको भर सकते हैं और अलग अलग तट भी इसके बता सकते हैं। जैसे कि सौराष्ट्र है हमारा गुजरात का, महाराष्ट्र और गोवा में जैसे कोंकण, और आगे हमारा मालाबार तट है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़ा है, और चौड़ाई का कारण मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर नदियां हैं वो क्या करते हैं, डिपोजिशन ज्यादा करती हैं, अवसाद जमा करते हैं, तो इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। यह मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। इधर हमारे पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिण में कुमारी अंतरीप। लास्ट में तो वही हमारा कुमारी अंतरीप आ जाएगा, और यहाँ शुरुआत में क्या है, इसके जो स्वर्ण रेखा नदी है उससे इसकी शुरुआत होती है। प्रमुख बंदरगाह कोलकाता, जैसे ये पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापत्तनम है ये है
आंध्र प्रदेश में चेन्नई और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में। अगर इधर से चलेंगे तो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप है, विशाखापत्तनम है एक बहुत ही प्रमुख पत्तन भारत की, और चेन्नई और तूतीकोरिन बंदरगाह इसकी प्रमुख बंदरगाह इस तट की हैं। इसके निम्न भाग हैं, उत्तरी भाग महानदी से कृष्णा तक है, उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, यानी कि महानदी से लेकर कृष्णा नदी को उत्तरी सरकार, और कृष्णा से लेकर कावेरी नदी तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट भी बहुत महत्वपूर्ण तट भारत का, जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है गर्मियों की तुलना में। यहाँ से अगर यहाँ तक हम चलते हैं तो ये जो हमारा क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी सरकार का। और इससे आगे का जो तट है आंध्र प्रदेश का आधा हिस्सा, यानी कि कावेरी नदी से नीचे की बात करेंगे और नीचे तक अगर आप जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये कहलाता है कोरोमंडल तट, जहां पर सर्दियों में वर्षा होती है। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो डेल्टा बनाती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो सभी की सभी क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इससे एक समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर। महाद्वीपीय शेल्फ क्या होती है? जो समुद्र के पास जो क्षेत्र होता है भूमि का, और जितना क्षेत्र जलमग्न होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ। लेकिन इसकी गहराई पानी की बहुत ही कम होती है, जिसके कारण पत्तनों का विकास करना बहुत ही कठिन होता है। अगर जहाज ऐसी जगह पर रुकेंगे तो जहाज का जो नीचे का हिस्सा है वो क्या होगा? उससे टच हो जाएगा, तो जहाज अंदर तक नहीं आ पाता। इसलिए यहाँ पर जो पतन है वो ज्यादातर कृत्रिम पतन बनाए गए हैं, तो उनका विकास करना कठिन है। और यहाँ की प्रमुख है लैगून। अब यहाँ पर लैगून झील भी जैसे मिलती है। लैगून झील क्या होती है? समुद्र के साथ जो लगी होती है, भूमि के ऊपर होती है लेकिन इनके अंदर समुद्र का पानी खारा पानी जैसे मिक्स होता है, तो उसको लैगून बोलते हैं। चिल्का जैसे उड़ीसा में है, कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, दो और हमारे जो लैगून झील है वो। ये आज का हमारा जो तटीय मैदान था ये कंप्लीट हो गया है। आप इनको एज इट इज नोटबुक में, फेयर नोटबुक में उतारें और अच्छे से याद करें, और मैप भी आप साथ साथ भरते हुए चलेंगे, जो भी मैंने मैप करवाए हैं। अब लास्ट हमारा जो भूआकृतीय पार्ट है वो रहता है भारत में जो द्वीप समूह है वो। फिर हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर भी करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर जैसे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो कवर होते चल रहे हैं, तो उनको भी आप ध्यान से करें, इनको अच्छे से नोटबुक में उतारें और इनको अच्छे से याद करें। थैंक यू।